गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 10th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की, और उस एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में आपने पढ़ा था विशेष रूप से ब्रीदिंग के बारे में, श्वासोच्छ्वास के बारे में, और श्वासोच्छ्वास की जो क्रियाविधि थी उसका भी आपने अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया है, श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है या उसकी जो मैकेनिज्म है, वह दो चरणों में होती है। पहला मैंने आपको बताया था इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। आशा है कि दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। उसी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में सेकंड जो आपकी बात आती है वह है रिस्पायरेटरी रेट। कई बार बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, यूपी बोर्ड में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन दर से आप क्या समझते हैं या श्वसन दर क्या है। या कभी कभी क्वेश्चन यहां से बना है कि एक सामान्य मनुष्य की श्वसन दर कितना होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे रिस्पायरेटरी रेट की। श्वसन दर होता क्या है, रटने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात है। 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में, सामान्य अवस्था में 1 मिनट में श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है, यानी 1 मिनट में जितनी बार आप सांस को अंदर बाहर छोड़ते हैं, श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया, चूंकि श्वासोच्छ्वास आप पढ़ चुके हैं, ब्रीदिंग पहला ही पढ़ चुके हैं। वायुमंडलीय वायु को लंग्स में भरना, लंग्स की वायु को वायुमंडल में छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो सामान्य अवस्था में 1 मिनट में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को हम रिस्पायरेटरी रेट या श्वसन दर कहते हैं। यानी 1 मिनट में जितना हम ब्रीदिंग करते हैं, 1 मिनट में जितना हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, 1 मिनट में जितना हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, उसकी प्रक्रिया आपकी कहलाती है रिस्पायरेटरी रेट, या जिसे आप श्वसन दर कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि एक सामान्य मनुष्य की जो रिस्पायरेटरी रेट है वो कितना होती है। तो एक सामान्य मनुष्य की जो रिस्पायरेटरी रेट होती है 1 मिनट में 14 से 18 बार होती है। कहने का मतलब कि 1 मिनट में हम लगभग 14 से 18 बार ब्रीदिंग की प्रक्रिया करते हैं। यही आपका रिस्पायरेटरी रेट कहलाता है, सामान्य मनुष्य। लेकिन बच्चों में क्या होता है, जो रिस्पायरेटरी रेट होता है वो ज्यादा होता है वयस्कों में। चूंकि मैंने आपको बताया था जब लंग्स पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं, उनके लंग्स में लगभग 15 करोड़ वायुकोशिकाएं होती हैं, वायुकोश होते हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, वायु कोशों की जो संख्या होती है वो केवल और केवल 2 करोड़ होती है। इसलिए जो छोटा सा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, आपके घरों में होगा, ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, सांस लेता है। उसमें ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया होती है वो आपसे ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो रिस्पायरेटरी रेट बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति में 1 मिनट में लगभग 14 से 18 बार वो ब्रीदिंग की प्रक्रिया करता है। शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
तीसरी जो बात यहां पर आती है वह है श्वसन दर पर ऊंचाई का प्रभाव। अक्सर आपने देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पर विचरण करने वाले होते हैं, वे हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, कभी आपने सोचा? नहीं। आइए हम बताते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा दिया है कि इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन रेस्पिरेटरी रेट। कहने का सेंस क्या है कि श्वसन दर पर ऊंचाई का प्रभाव। जैसे जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुल से गुजरते हैं तो वहां पुल पर लिखा होता है कि आप समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर हैं। तो ये सब इतिहास बताने का मेन फैक्ट सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर, वायु का जो घनत्व होता है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, डेंसिटी ऑफ एयर, वायु का जो घनत्व है वो कम होता जाता है। वायु का घनत्व कम होने का मतलब कि जब आप समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाता है। तो पहाड़ी पर चढ़ते समय, जैसे जैसे हम पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, तो आपने कभी अगर कहीं चढ़ाई पर गए होंगे, ठीक है, या कोई व्यक्ति जब पहाड़ी पर चढ़ता है तो जैसे जैसे वह एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचता जाता है, उसके सांस लेने की जो दर है वो बढ़ जाती है। रीजन क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर। और डेंसिटी ऑफ एयर किसकी बात कर रहा है? ऑक्सीजन की बात कर रहा है। तो जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर चढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर आपका घटता जाएगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, इसीलिए पर्वतारोही जो होते हैं वे अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो बेहद ऊंचाई पर जाते हैं और बेहद ऊंचाई पर जाने पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होगी, ऑक्सीजन आपको श्वसन के लिए पर्याप्त रूप में नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप बहुत तीव्र गति से जल्दी जल्दी ब्रीदिंग की क्रिया करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है कि श्वसन दर पर ऊंचाई का प्रभाव, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं एयर की डेंसिटी घटती जाती है। ठीक है, पहाड़ों पर चढ़ते समय भी यही कंडीशन है आपकी। पहाड़ों पर जब हम चढ़ते हैं तो उस कंडीशन में एयर, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और सांस फूलने लगती है। ठीक है, और हम जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरी जो नेक्स्ट जो यहाँ पर बात आती है, गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, फेफड़ों में गैसीय विनिमय। अब फेफड़ों में गैसीय विनिमय कैसे होता है? आपने ब्रीदिंग की प्रक्रिया में वायुमंडलीय वायु को रख लिया, लंग्स में, फेफड़े में रख लिया। अब फेफड़े से गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? सपोज दैट बेटा, मान लीजिए ये आपका लंग्स है, सपोज दैट, मान लीजिए ये आपका लंग्स है। ठीक, यहां से आप वायुमंडलीय वायु को भरते हैं, सिंबल के लिए यहां पर हम ऑक्सीजन कर देते हैं। लंग्स की जो भित्तियां होती हैं, दीवारें जो होती हैं, इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। याद रखिएगा, फेफड़े की जो भित्तियां हैं, इस भित्तियों में रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। ये है रुधिर केशिकाएं। ये क्या है? रुधिर केशिकाएं। ठीक है,
और ये आपका फेफड़ा है, लंग्स है, फेफड़ा ये आपका लंग्स है, और यहां से आप क्या ला रहे हैं, O2 को ला रहे हैं। रुधिर केशिकाएं ये फेफड़े की बाह्य भित्तियों पर होती है, और रुधिर केशिकाओं में जो यहाँ पर ब्लड है उसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 शरीर में जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, उपापचय की जब क्रिया होती है, तो उपापचय की क्रिया में विभिन्न जो रासायनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके टूटने से ये उत्सर्जी पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर आपका मेन मोटिव जो है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय कैसे होता है, तो फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय है वह सामान्य विसरण द्वारा होता है, सामान्य विसरण द्वारा होता है, विसरण। और 9th में आप पढ़ चुके हैं, विसरण का मतलब होता है फैलना, डिफ्यूजन होता है। जैसा कि 9th में मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट अगर आप किसी बंद कमरे के किसी कॉर्नर पर इत्र से या परफ्यूम से भरी हुई शीशी को खोल देते हैं, तो धीरे धीरे इत्र पूरे कमरे में क्या होता है, फैल जाता है। तो जहां पर इत्र है, जहां पर इत्र की शीशी है, वहां पर इत्र की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है उस कॉर्नर की अपेक्षा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि वो पूरा इत्र विसरित हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सामान्य विसरण द्वारा फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है। कैसे सामान्य विसरण द्वारा, यहां से आपने वायुमंडलीय ऑक्सीजन को भरा और उपापचय के दौरान बना जो CO2 है, उत्सर्जी पदार्थ है, ये रुधिर में है, रुधिर केशिकाओं में। होता क्या है कि ऑक्सीजन की जब सांद्रता ज्यादा होती है, यहां पर लंग्स में ऑक्सीजन की सांद्रता जब ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में सामान्य विसरण के द्वारा यह ऑक्सीजन इस रुधिर केशिकाओं में अर्थात ब्लड में चली जाती है। ठीक, ऑक्सीजन यहां पर गई, जब यहां की ऑक्सीजन यहां गई, तो उस कंडीशन में यहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो गई, मात्रा कम हो गई। लेकिन यहां पर CO2 की जो सांद्रता है, उसकी जो मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहां से आपने ऑक्सीजन को ले लिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो गई, CO2 की सांद्रता यहाँ ज्यादा हो गई। तो ये CO2 क्या होता है, सामान्य विसरण के द्वारा इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और इस CO2 को आप क्या करते हैं, बाहर रिड्यूस कर देते हैं। CO2 को क्या करते हैं, बाहर रिड्यूस कर देते हैं। फिर से देखिए, फेफड़ों में जो गैसेस, लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो सामान्य विसरण द्वारा होता है। आप वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लंग्स में भरते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये लंग्स की बाह्य भित्तियों पर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, ब्लड है उसमें, रुधिर केशिकाओं में ब्लड भरा है। CO2 ऑक्सीजन की सांद्रता जब ज्यादा होगी तो ये ऑक्सीजन इधर करेगा सामान्य विसरण के द्वारा, और CO2 की सांद्रता जब ज्यादा होगी तो ये CO2 क्या करेगा, इस लंग्स में, ठीक है, वायु कोशों में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो वायु कोशों की ऑक्सीजन यहाँ पर गई जब ज्यादा हुई ऑक्सीजन की मात्रा, और जब CO2 की मात्रा ज्यादा हुई तो यह CO2 आपके वायु कोश में गए, और वहां से आप CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आशा है कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो बात आपकी आती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन परिवहन। ध्यान दीजिए, इसी में हम आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी बताएंगे, कैसे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, यहां से तो सामान्य विसरण द्वारा गैसीय विनिमय से ऑक्सीजन आ गई, यहां पर आपकी ऑक्सीजन आई, ठीक। अब यहां पर जैसे ऑक्सीजन आई, ब्लड में एक आपका श्वसन रंजक होता है, और उस श्वसन रंजक को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आपका हीम है प्लस दूसरा आपकी क्या है,
ग्लोबिन है, दूसरा क्या है, ग्लोबिन है। हीम का मतलब होता है यहाँ पर ये कलर होता है, और ग्लोबिन जो होती है बेटा ये आपकी विशेष रूप से प्रोटीन होती है, ब्लड की क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन इसको श्वसन रंजक भी कहते हैं, श्वसन रंजक, या इसको रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स भी कहा जाता है, श्वसन रंजक। तो हीमोग्लोबिन श्वसन रंजक है और बॉडी में शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को ले जाने का जो कार्य करता है वह आपका हीमोग्लोबिन होता है। कैसे ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ध्यान दीजिए। यहां की जो ऑक्सीजन थी रुधिर में आई, और रुधिर में आरबीसी में ये हीमोग्लोबिन होता है। इसी के कारण लाल रुधिर कणिकाओं का जो कलर होता है वो लाल होता है। लाल जो ब्लड आपका निकलता है वो किसके कारण से लाल होता है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। इस हीमोग्लोबिन के बारे में विस्तृत आगे हम आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताएंगे। तो हीमोग्लोबिन करता क्या है, जो ब्लड में है यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन ब्लड में आई उससे क्रिया करके यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक प्रकार का अस्थायी यौगिक होता है, ठीक है। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन इस रूप में क्या होती है, ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। लंग्स में गई ऑक्सीजन, लंग्स से रुधिर केशिकाओं में यहां पर गई, ब्लड में गई, ठीक है। और ब्लड से यह ऑक्सीजन किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में संपूर्ण शरीर में सर्कुलेट हो जाती है, संपूर्ण शरीर में पहुंच जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कैसे बॉडी में शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है। नेक्स्ट जो बात यहां पर आती है, नेक्स्ट जो आपका है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन टिश्यू लेवल। कहने का मतलब ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, ऊतक स्तर पर ऊतकों में कैसे गैसीय विनिमय होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन टिश्यू लेवल, कहने का मतलब ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय कैसे होगा, गैसीय विनिमय ऊतक स्तर पर, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए ऊतक स्तर पर जो गैसीय विनिमय है, आप देखिए यहां से ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गई, ठीक है। और वह ऑक्सीजन अब ऊतकों के समीप पहुंची, ऊतकों में पहुंची। होता क्या है, ऊतक, ऑक्सीजन ऊतक के पास पहुंची, ये ऑक्सीजन, और ऊतकों में आपके CO2 होते हैं पहले से मौजूद, क्योंकि ये CO2 उपापचय के दौरान बनते हैं उत्सर्जी पदार्थ के, ठीक। तो ऑक्सीजन क्या होती है, इस ऑक्सीजन को ये ऊतक ग्रहण कर लेता है, और बदले में यह ऊतक CO2 को क्या करता है, ब्लड में दे देता है। क्योंकि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही ऊतकों में पहुंचती है, यह ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में टूट जाती है। क्यों, क्योंकि ये अस्थायी यौगिक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। इस ऑक्सीजन को टिश्यू क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन को ऊतक ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और ऊतकों की जो CO2 है, यह CO2, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ, ब्लड में है, ठीक है, तो ब्लड के साथ गया, तो ये जो टिश्यू का जो CO2 होता है, ये क्या होता है, ब्लड में चला जाता है, ब्लड में विस्तृत हो जाता है, और ब्लड के माध्यम से पुनः
यहां से आया, देखिए ब्लड के माध्यम से, यहां रुधिर केशिकाएं हैं, तो ब्लड के माध्यम से वह CO2 क्या होता है, फेफड़े की इस भित्तियों पर आया, रुधिर केशिकाओं में, ठीक है। और यह CO2 पुनः क्या होता है, बाहर रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय कैसे होता है, ठीक है। ब्लड की जो याक्सी हीमोग्लोबिन ऊतकों के समीप, ऊतकों में गई, तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट गया। ऑक्सीजन को ये टिश्यू या ऊतक ग्रहण कर लिए, और ऊतक की जो CO2, चूंकि उपापचय के दौरान जो CO2 बना ऊतक में है, और वह CO2 क्या होता है, जब इसका अमाउंट ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में वह CO2 ब्लड में विस्तृत हो जाता है, और ब्लड के माध्यम से वह CO2 क्या होता है, इस भाग में आया, और यहां से सामान्य विसरण के द्वारा जब इसका अमाउंट ज्यादा हुआ तो ये वायुकोशों में गया, और वायुकोशों से वापस ये पुनः शरीर से बाहर निकल गया। आशा है कि आज जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है वो सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।